Hello and welcome to another episode of ABCD Beyond Classroom Learning Never Ends। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट का हार्ट बीट फास्ट कर देता है, दैट इज एग्जाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्वेटी palms, स्लीपलेस नाइट, सेल्फ डाउट और एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाना सबको कभी ना कभी तो फील हुआ होगा। बट सच में ये है कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। अगर सही तरीके से हम लोग मैनेज करें तो हमें पुश करता है और मोटिवेशन भी बन सकता है। और इसी टॉपिक के बारे में और बेटर समझने के लिए हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर अंकुर त्रिपाठी, हु इज अ मैथमेटिक फैकल्टी एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट बेस्ड ऑन यूएई, जिन्हें स्टूडेंट को गाइड करने का बहुत एक्सपीरियंस है। अंकुर सर, स्वागत है आपका शो में। Again, very good experience. So far, we have covered lot of aspects. बच्चों जी के अंदर जो पढ़ाई से related time management. I think today the issue which you have raised, it's a very relatable thing. बच्चों के लिए राइट। बहुत ज़रूरी है ये समझना। और आपने बहुत सही तरीके से बोला, एग्जाम में जो एंजाइटी है या जो स्ट्रेस है वो एक्चुअल में जी अगर बैलेंस आउट कर लें, मैनेज कर लें, तो आई थिंक इट वुड बी मच मोर हेल्पफुल फॉर आवर लर्निंग। बट हम लोग उसको थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं एंड देन वी फील लो, वी फील कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर, जब आप ना एग्जाम एंजाइटी सुनते हो तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है? अपने टाइम से भी अगर रिलेट करूं तो इट यूज टू बी लाइक, वो कहते हैं ना, दिल मुंह को आना और हम्म, एकदम पसीना छूटना। हाथ ऐसे ऐसे हम करने लगते हैं तो पसीना ही पसीना होता है, यहाँ से पसीना होता है। आई थिंक वो जो एक कहते हैं ना, पेट में कुछ ऐसा गड़बड़ सा लगना, तितली ओढ़ने जैसी जो जिसको फीलिंग जी कहा सर। जाता है, वही सेम चीज जो हमें शायद जब स्टेज पे जाते हैं तब होती है। ये जो हम्म, जिनको हम जिटर्स कहते हैं, ये एक तरह का स्ट्रेस है जो बॉडी एक सिग्नल देती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीजें होने वाली हैं एंड आई मे नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जी ये बॉडी के कुछ सिग्नल्स हैं। बट जैसे इन चीज़ों में हमें फिजिकली भी हम लोग बोलते हैं, इन फूड देयर इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है कि खाने की जितनी चीज़ें जिनमें ऑयल या घी तेल होता है वो मतलब खराब ही होती हैं, ऐसा नहीं है। जी और सम एलिमेंट्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, सम एलिमेंट्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में ज़रूरत है जिनकी, वो कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल जिनमें बॉडी की ज़रूरत उतनी नहीं है और हम उसी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होता है। सेम वही स्ट्रेस जो शायद बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए, जी लेकिन वो जो हमारे शरीर के लिए बुरा है, हम उसको ज़्यादा कहते हैं ना, तवज्जो देते हैं, हम उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट। लेकिन कुछ स्ट्रेस हमें अपने आप को चेंज करने पे, हमें अपने आप को परफॉर्म करने पे मजबूर करता है, वो एक गुड स्ट्रेस है। आई थिंक ये बहुत जरूरी है उसके सिग्नल्स को समझना, विच इज अ गुड स्ट्रेस, विच इज अ बैड स्ट्रेस। और जो आपने बोला कि वो स्वेटी palms एंड ऑल, आई थिंक दोज आर द सटल साइंस वेयर बॉडी शोज कि आई एम फीलिंग लिटिल स्ट्रेसफुल। जी स्टूडेंट्स इतना स्ट्रेस क्यों फील करते हैं एग्जाम से पहले, जबकि वो पता है अच्छे से पढ़े भी होते हैं तब भी वो स्ट्रेस फील क्यों करते हैं? दो सबसे बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं। जी सबसे पहली चीज ओवर थिंकिंग। मतलब आप जितना पढ़ के गए हो, आपको पता है आपने क्या तैयारी करी है, किस जी लेवल पे मैंने तैयारी करी है। हो सकता है शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया, या मैंने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करी है, ये मुझे पता है, सच्चाई पता है। बट स्टिल एग्जाम में जाने से कुछ देर पहले तक वी आर ऑलवेज इन एन ओवर थिंकिंग प्रोसेस। पेपर राइट। टफ हो गया तो क्या होगा, मैं ब्लैंक हो गया तो क्या होगा, वहां जाके मेरा पेन नहीं चला तो क्या होगा। ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से जो होता है, हमारा स्ट्रेस और बढ़ता जाता है। एंड देन जब बॉडी को दिखता है इतने सारे सवाल आ रहे हैं, तो वो भी जवाब नहीं दे पाती कि क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, उसका क्या सोल्यूशन होगा। जी तो आई थिंक फर्स्ट रीजन इज ओवर थिंकिंग एंड सेकेंड, आई थिंक बिगेस्ट थिंग इज कंपैरिजन। हम लोग उस टाइम पे कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं कि यार ये तो इतनी तैयारी करके आया, ये तो दिख रहा है बड़ा कॉन्फिडेंट है, इसका तो पेपर बहुत अच्छा होगा, शायद मेरा खराब होगा। एंड देन वी ट्राई टू डू नेगेटिव सेल्फ टॉक। मतलब हम खुद को कोसने लगते हैं, यार कल रात को पढ़ लेता, एग्जाम होते ही बस फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू कर दूंगा, अब तक मैंने क्यों नहीं पढ़ाई करी थी, अरे मेरे टीचर ने बोला भी था क्लास में ये इंपॉर्टेंट है और यही मैं पढ़ना भूल गया, मैं जी कैसा इंसान हूँ, मैं क्यों भूल जाता हूँ। हम अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं। आई थिंक ये दो रीजंस की वजह से दिमाग जो है या जो बॉडी है वो अपने आप ही गिव अप करना शुरू कर देती है कि हाँ यार, आज एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो ये जी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं और ये हमें समझना चाहिए कि
देर इज नथिंग टू वरी। आप एग्जाम टाइम से पहले ओवर थिंकिंग का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। एंड देयर शुडंट बी एनी कंपैरिजन ऑल्सो। सबका लर्निंग टेक्निक अलग है, सबका आंसर करने का टेक्निक अलग है। किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, बट इससे आप अपने आप को डिमीन मत कीजिए खुद को ये बोल के कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या एग्जाम स्ट्रेस सिर्फ एकेडमिक्स की वजह से आता है या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशन या पेयर प्रेशर हो गया उसके वो भी ज़्यादा रोल प्ले करता है? आई थिंक दोनों बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। दोनों का ही। एक पीयर प्रेशर, हम जैसा मैंने कहा एग्जाम से पहले अगर हमें कोई बता दे कि मैंने ये हुँ, चैप्टर पढ़ लिया, तूने पढ़ा क्या, या मैंने ना ये क्वेश्चंस किए, तूने किए क्या, जी, एंड देन गो इनटू दैट कंपैरिजन मोड कि यार ये तो सब कुछ कर लिया, इसके तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और मेरा क्या होगा, मैं तो क्लास में पीछे रह जाऊंगा, कैसे होगी चीजें। ये हमारी ओवर थिंकिंग को और डेवलप करता जाता है। सो पीयर प्रेशर, यस ऑफ कोर्स। एंड देन जैसा आपने कहा सेकंड पॉइंट, फैमिली प्रेशर जो होता है वो भी एक है। जी, हमें ऐसा महसूस होने दिया जाता है कि हम शायद इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, व्हेन पेरेंट्स या जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, एंड दे आर दोज गार्जियंस, दोज पीपल जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो हमें ये बोले कि हो तो जाएगा ना, अच्छा तैयारी पूरी है ना, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाए तो क्या होगा। जी। एंड ऑल expectations and peer pressure हुँ, build हुँ, our over thinkingness, they build our एक कॉन्शियस लेवल पे हमें लगने लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो राइट। यस ऑफ कोर्स, आपने दोनों पॉइंट बिल्कुल सही बोले हैं। क्या लगता है पिछले 10-15 सालों में एग्जाम स्ट्रेस कैसा चेंज हुआ है विथ मोर कॉम्पिटिशन? इट हैज चेंज्ड, क्योंकि जैसे जैसे हर फील्ड में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे जी, हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स हैव बीन इनटू दिस कंपैरिजन मोड। सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा ये चीज़ें स्प्रेड आउट होती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे हम किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं, लोग अपनी फेलियर स्टोरी बहुत कम डालते हैं। जी, टू बी जी, वेरी फ्रैंक, कोई भी ये नहीं बता रहा कि मैं इसमें फेल हो गया, लेकिन सब ये बता रहे हैं कि मैंने ऐसे मेहनत करी और मैं सक्सेसफुल हुआ। बट पीपल जी, टेंड टू फॉरगेट कि सोशल मीडिया पे जो आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक फेस है सक्सेस का। उसके जी, पीछे राइट। के साथ ऊपर नीचे हुआ, जो वो नहीं कर पाया, जिसमें उसको और करना पड़ा, चीज़ों को सैक्रिफाइसेस करने पड़े, अपने आप को बदलना पड़ा, शायद वो जी, चीज़ें आप इतनी ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए, आपको सिर्फ ये दिखा कि यार ये कर पाया है। तो ऐसा होता है, हम लोग उसको मतलब समाज का सच मान लेते हैं, बट राइट। वो एक फैसेट है, एक एक पहलू है जीवन का। दूसरा पहलू ये भी है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है हर जगह, बहुत लिमिटेड रिसोर्स हो गए हैं, हमें जी, अपने आप को करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ एआई से आंसर पूछ के हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। राइट, राइट। हमें अपने पोटेंशियल को, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज नीड ऑफ द आवर ऑफ दिस जनरेशन ऑफ दिस टाइम। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, आप अपने आप को अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करें, जिससे कि जी, आप को कर सकें इन कॉम्पिटिशन्स में। जी सर। सर एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी सिर्फ़ मेंटल होती है या बॉडी पे भी फ़िज़िकल इफ़ेक्ट दिखता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्वेटी हैंड्स, है ना? सेल्फ डाउट। बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी सिर्फ़ मेंटल होती है या बॉडी पे भी असर करता है? नहीं, बिल्कुल आपने शुरू में ही जो बोला वो बिल्कुल रिलेटेबल है। जी सर। दोनों ही, मेंटली एंड फिजिकली, हमारी बॉडी के जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जब वो हुँ, दोनों ही बॉडी में रिलीज होते हैं तो बॉडी में पैल्पिटेशंस होना, यानी वो दिल धक 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 करना, जी, हमारे पेट में थोड़ा सा गड़बड़ होना, सर में दर्द शुरू हो जाना, आंखों में दर्द शुरू होना, नींद राइट। नहीं आना प्रॉपरली, खाना अच्छा नहीं लगना, ये सब जी, फिजिकल सिम्टम्स। और जी, मेंटली ऑफ कोर्स वी नो कि वी फील लो, वी फील वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, जिसकी जी। वजह से स्टडीज भी इफेक्ट करती हैं। तो ऑफ कोर्स दोनों चीजें होती हैं, मेंटल एंड फिजिकल। जी सर। सर आपने बहुत अच्छी कॉमन तरीके से अपने साइन के बारे में बताया कि क्या-क्या होना चाहिए, है ना? स्ट्रेस आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान स्ट्रेस है, जैसे पैल्पिटेशन होना, हेडेक होना, लो फ़ील करना। सर क्या आपको लगता है कि टॉपर्स या पेयर्स जो हैं, कंपेयर करना एंग्ज़ायटी को और बढ़ा देता है? 101% डेफिनेटली ये होता ही होता है। जी। भाई मैंने कहा ना अभी, जैसे मैंने बताया कि हम एक सक्सेसफुल इंसान या किसी
ऐसे टॉपर बच्चे, किसी टॉपर स्टूडेंट का जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो कर रहा है, पता नहीं क्या खाता है क्या करता है, ये तो जी। टॉप करता है, मैं नहीं कर पाता। हम उस मोड में जाते हैं कि ये कर पा रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। हम उस मोड में नहीं जाते कि ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी कमियां देखता हूँ, शायद मैं उतना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। मैं मैथ्स करने बैठता हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। जी। मैंने जो याद किया था एग्जाम टाइम में जाके मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं था। मैंने घर पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए मेरी हैंडराइटिंग खराब आ गई। हम हम्म। लोग फीडबैक पे काम करने की जगह हम कंपैरिजन में ज्यादा काम करते हैं। आई थिंक जी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं और हमारी एनजाइटी जो है उसको फ्यूल मिलता है। एनजाइटी जी। को फ्यूल मिलेगा जब हमें अपने अंदर कोई कमी दिखेगी। तो हम राइट। अपनी प्रोग्रेस पे काम करने की जगह हम कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी इंग्लिश में सेइंग है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। आप हम्म। केयर करेंगे तो जो आप वाकई में है, जिसमें आपको खुशी मिल रही थी, आप उसको जाने दे रहे हैं। तो जी। कंपैरिजन इज ऑफ जॉय विच इज वेरी ट्रू। सर, अर्ली प्रिपरेशन और लास्ट मिनट का क्रेमिंग, इससे ज्यादा मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है? लास्ट मिनट में आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आप सिर्फ रट रहे हैं, या आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए जा रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है और मुझे अच्छा करना है एग्जाम में, ये भूल जाते हैं। जैसे टर्म होती है फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट। जी। आप आज 1 रुपया भी अगर आज आप डेली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और खुद से हम्म। ये वादा करते हैं कि कल मैं इसका डबल करूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो 1 से 2, 2 से 4 दिख रहा है वो बहुत जल्द 2 टू द पावर 10 टू द पावर 20 2 टू द पावर 40 पहुंच जाएगा। जी। क्या इतना पैसा होगा? नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो चीज़ है, हम आज 10 रुपए लगाते हैं, रोज 10-10 रुपए लगाते हैं, वो 10 रुपए जो हम रोज लगा रहे हैं वो कब करोड़ों रुपए बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलेगा। सेम राइट। गोज हमारी एकेडमिक्स ऑल्सो। अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, वो इतना धीरे धीरे हमारा अक्यूमुलेट हो जाता है कि फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमने जो पढ़ा था, हमने जिस तरह से मेहनत करी थी, आज हम उस सबको अच्छे से समझ के एग्जाम में लिख पाएंगे। जी। वहीं उल्टा आप स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं, आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज नहीं कल पढ़ूंगा करते करते लास्ट में वो इतना सारा पाइल अप हो जाता है कि बस फिर हम सिर्फ लास्ट में वो एक फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ते हैं कि बस एग्जाम में जाके बस हमें जो कल रात को पढ़ा था वो लिखना है। तो वो जी। आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है, लर्निंग गैप जिससे क्रिएट होता है। हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं एंड देन फिर हम कंप्लेन करते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बट हम भूल जाते हैं कि हमने अपने पार्ट पे शायद लर्निंग को उतना इफेक्टिवली लिया ही नहीं, हमने भी लास्ट मोमेंट क्रैमिंग ही करी है। सर, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ना कि लॉन्ग टर्म आवर्स बिना ब्रेक लिए पढ़ना इज बेस्ट। क्या ये सच है या हार्मफुल है सर? ऐसा सोचते हैं बच्चे, बिल्कुल सोचते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत सही टेक्निक है, हम्म। कि हम लास्ट मिनट पढ़ेंगे और लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ेंगे तो बहुत इफेक्टिव चीज़ रहेगी। बट ऐसा नहीं है। जैसा हमने शायद पिछले 1-2 एपिसोड में भी डिस्कस किया, ब्रेन की कैपेसिटी है, वो कुछ टाइम तक कुछ चीज़ पे फोकस कर सकता है, जी। कुछ टाइम बाद उसको डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, हमारा फोकस लूज होने लगता है। जो हम्म। चीज़ हमें जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस था वो कम होने लगता है क्योंकि हम उस चीज़ को उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो राइट। जब भी ये चीज़ें होती हैं तो हमें ये समझना है कि हमारे दिमाग को बीच में ब्रेक चाहिए। एंड जैसा हमने पिछले कुछ एपिसोड में बोला, आप बीच में जाइए, थोड़ा सा घूमिए, आप हम्म। गेम खेलना है, आपको टीवी देखना है, आप जरूर कीजिए, बट लिमिटेड। ऐसा नहीं जी। हो कि उसका टीवी का ओवरडोज हो जाए, गेम्स का ओवरडोज हो जाए, पढ़ाई पीछे रह जाए, या पढ़ाई आप बहुत सारी कर रहे हो और गेम्स का आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो गेम्स भी आपके माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं, बट इन अ लिमिटेड डोज। ऐसा नहीं हो कि हम 1 घंटा गेम खेल रहे हैं या 2 घंटे टीवी देख रहे हैं। जी। 30 मिनट इज गुड इनफ। आप पढ़ाई कीजिए 40-45 मिनट्स, 1 आवर, 10 मिनट्स, हम्म। 40 मिनट गैप लीजिए। इट्स वेरी इफेक्टिव। ब्रेक लेना हमारे शरीर के लिए भी, दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हमें लेना ही चाहिए। इससे हमारी कंसंट्रेशन, फोकस बहुत बढ़ती है। तो इट्स वेरी गुड टेक्निक। एक सिंपल स्टडी हैबिट कौन सा यूज कर सकते हैं या टेक्निक यूज कर सकते हैं स्टूडेंट अडॉप्ट करने के लिए, और उनको ना कॉन्फिडेंट भी फील हो? एक स्टडी स्केड्यूल बनाना बहुत जी। ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे एग्जाम में आने वाली है, हम्म। तो मैं लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस लेने की जगह अभी से उस चीज़ की तैयारी शुरू करता हूँ। तो एक स्टडी स्केड्यूल बना लें
लेट्स से ये चैप्टर 1 है, ये मुझे 5 दिन में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर 2 5 दिन में। चैप्टर 3 छोटा है, 3 दिन में हो जाएगा। इस तरह से Yes. एक स्टडी स्केड्यूल जरूर बनाना पड़ेगा। जी सेकेंड चीज आई बिलीव इज कि अगर हम जो चीज सीख रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है साइकोलॉजी में भी, आई नो, आपने जो चीज सीखी है अगर वो आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हो और समझा सकते हो, तो इसका मतलब आपने वो चीज 100% समझ ली है। सेम वही चीज आप छोटे बच्चों को नहीं, आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अगर समझा रहे हैं और उनको जी वो चीज समझ में आ रही है, तो इसका मतलब कि वो चीज आपको भी समझ में आई है। लेकिन अगर आपके दोस्तों को ही नहीं समझ में आ रही और आप उन्होंने जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया और आप भी ब्लैंक हो गए, तो इसका मतलब जी वो चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है। तो आई yes, थिंक स्टडी स्केड्यूल बनाने के बाद जब आपने चीज को पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ उस पर डिस्कस कीजिए या किसी दोस्त को खुद समझाइए कि देख, जी मैंने सर। ये इस चैप्टर में मुझे ये चीज समझ में आई, तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप किसी चीज को दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, हम्म, देन इसका मतलब आप भी उस चीज को अच्छे से समझ गए हैं। जी लेकिन अगर सामने वाला भी नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी लर्निंग में भी कोई कमी है, मुझे फिर से उस पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो सेकंड राइट। स्टेप भी टीच और डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, हम्म, समर यंगर, कोई और लेट से जूनियर स्टूडेंट है, आप उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ गए हैं और जी आप फीडबैक पे भी काम कर रहे हैं। राइट थर्ड थिंग सर। आई वुड से, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई मैच नहीं है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी स्किल्स उस क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बढ़ती हैं। सो आई थिंक प्रैक्टिस एंड जितना हो सके किसी भी चीज़ को याद करने के लिए निमोनिक्स जरूर बनाएं, विच इज जी छोटे छोटे से प्ले वर्ड्स बना लिए कि हमें याद है बचपन से रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं, तो हमें एक ही वर्ड याद आता है, विबग्योर, VIBGYOR। ये जी हमें बचपन से याद है, हम कभी भी जीवन भर नहीं भूल सकते। और अब हमें पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमें दिमाग में फिट हो चुका है बिकॉज ऑफ द जी निमोनिक्स। तो अगर आप अपनी लर्निंग में निमोनिक्स को जगह दें और छोटे छोटे लंबे कॉन्सेप्ट को छोटा बना के आप निमोनिक्स की तरह याद रखेंगे, जी वो सर। आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। तो आई थिंक जी दीज 4 थिंग्स, स्टडी स्केड्यूल, टीच और डिस्कस, प्रैक्टिस एंड मेकिंग निमोनिक्स, ये यस। 4 स्टेप्स फॉलो करें एंड यू कैन डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दैट एग्जाम एंजाइटी। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर कि 4 चीज़ें फ़ॉलो करो और आप ना बेटर कर सकते हो। सर लेट्स टॉक अबाउट ना हेल्दी लाइफ चॉइस कि बहुत स्टूडेंट्स होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे मील स्किप कर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं कि जंक फूड खाना। तो क्या सर ये अफ़ेक्ट करता है परफ़ॉर्मेंस में या नहीं? बिल्कुल इफेक्ट करता है। वो ऐसा टाइम है, एग्जाम का टाइम या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम जिनको देने हुँ, के लिए तैयारी कर रहे हैं, जी, उसमें बहुत ज़रूरी है हमें मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। और आप स्किप करते हैं मील तो बॉडी को एक आदत सी हो जाती है कि अच्छा इतनी देर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। वो फैट स्टोर करना शुरू करता है। वो फैट स्टोर करता है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को लेथार्जिक बनाता है। तो जी क्या सर। होगा कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं आज 5 घंटे 7 घंटे पढ़ूंगा, हुँ, वो आप नहीं हुँ, पढ़ पाएंगे। वो आप 1 घंटे 2 घंटे में गिव अप हो जाएगी आपकी बॉडी, आपको नींद आएगी, आप आलस करेंगे, आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। इट वुड बी जस्ट लाइक कि आप 5 घंटे किताब के सामने बैठे हैं, पेज पलट रहे हैं, बट आपको कुछ समझ में जी, नहीं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जंक फूड या ऑयली फूड, ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके बॉडी में एकदम से शुगर इतना सारा डालते हैं, सोडियम होता है उनमें, शुगर होता है, वो आपकी जी, बॉडी में एकदम से ऐसा स्पाइक देते हैं कि हमारे अंदर कुछ देर के लिए तो बहुत एनर्जी आ जाती है, लेकिन हुँ, वो उतनी जल्दी नीचे भी आ जाती है। तो राइट सर। सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को करें। आपको भूख लगती है, एग्जाम टाइम में हमें भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि बॉडी की हुँ, रिक्वायरमेंट, उस भूख को मिटाने के लिए जंक फूड इज नॉट द आंसर। आप अपने मील्स बढ़ा लीजिए, आप दिन में 5 6 बार मील्स खाइए, बट थोड़ा हुँ, थोड़ा खाइए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाइए। जितना कलरफुल आपका दिन भर का मील होता है उतने ही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाते हैं, आपकी बॉडी ऑक्सीजनेटेड फील करती है, और उतना ही ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। तो आप राइट। देखते हैं कि एक सुबह एक एप्पल ले लिया, थोड़ी सी हुँ, देर भूख हुँ, शांत हुई, उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, फिर उसके बाद एक प्रॉपर खाना खाया, शाम को हमने दूध चाय कॉफी के साथ कुछ थोड़ा सा स्नैक्स खा लिए, फिर हमने जी। कोई छोटा स्नैक खाया। ऐसे करके आप दिन भर में अगर खाएंगे, आपको जंक फूड भी नहीं खाना पड़ेगा, हेल्दी फूड भी आप खाएंगे, और आपकी बॉडी हरदम कुछ ना कुछ अच्छा खा रही होगी, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग एबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। ये बताइए कि एग्ज़ाम के दिन ना अगर स्टूडेंट नर्वस फ़ील करते हो,
जैसे कि बहुत स्टूडेंट होता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम वो जैसे एंट्री करते हैं हॉल में, तो वो बहुत ही स्ट्रेस फ़ील करने लगते हैं। तो सर तुरंत काम करने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, जी। फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। हम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, हमें हुँ। एकदम से लगता है क्या करना चाहिए, बॉडी का स्ट्रेस सिग्नल है। और उसको शांत करने के लिए आई थिंक जो मेरे लिए भी बहुत इफेक्टिव रही है, दैट इज एग्जाम हॉल में एंटर करना या उस मीटिंग में जाने से 5-10 मिनट पहले जी। मैं बस शांत होके बहुत लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, और दिमाग में बस एक ही चीज सोचनी है हमें, अब जो हुँ। होगा देखा जाएगा। जी, जैसे सर। ही हमारा दिमाग वो चीज से फ्री हो जाता है, तो बस मैं अपने ऊपर फोकस कर पाता हूँ कि अब तक जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, मैं उसी को करने वाला हूँ। मुझे अब कोई टेंशन नहीं लेनी, अब जो होगा देखा जाएगा। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैज हेल्प्ड मी अ लॉट फ्रॉम माय स्कूल डेज, कॉलेज डेज। आई हैव बीन इनटू स्टेज परफॉर्मेंसेस, डिबेट्स, जी, एवरीथिंग ऑफ दिस। और चाहे कितनी बार स्टेज पे जाएं, लेकिन वो फिर भी एक शुरू में एक एंजाइटी सी रहती है। और जी, उसको सर। मैंने कंट्रोल करने का यही देखा है कि जब जब लंबी सांस ली है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और जब जब मैंने बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस किया अपनी बॉडी को, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। तो फेलियर रही है, बिल्कुल रही है। अगर मैंने आज तक 100 बार स्टेज पे गया हूँगा, तो आई वुड से शायद मैं सिर्फ 10 बार सक्सेसफुल रहा हूँगा। 90 टाइम्स आई हैव बीन अनसक्सेसफुल। और उस 90 टाइम्स अनसक्सेसफुल होने में मेरी ओवर थिंकिंग और शायद ये ब्रीदिंग टेक्निक नहीं कर पाना बहुत बड़ा रीजन रहा है। और वो दस राइट। टाइम सक्सेसफुल होने में यही रहा है कि आई हैव केप्ट माई ब्रेन काम यूजिंग दोज दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हुँ, एक हुँ। स्ट्रेच बहुत अच्छी चीज़ है। आप एग्जाम में जाने से पहले हाथों को, लेग्स को, गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि स्ट्रेस राइट। हमारी बोन्स में, हमारे बॉडी में जगह जगह छोटे छोटे बबल्स बना के बैठ जाता है। जो हमें लगता है कि स्ट्रेस तो एक मेंटल चीज है, वो हमें फिजिकली कैसे हार्म कर रही है, बट वो कर रही है क्योंकि हमारी बॉडी में सिग्नल्स इन्हीं चीजों से आते हैं। पीठ का अकड़ना, पीठ में जी, दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाना, आंखों में दर्द होना, ये स्ट्रेस हमारी बॉडी में छोटी छोटी जगहों पे जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रेच करें, हाथ खोल के, लेग्स खोल के बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, काफी हद तक स्ट्रेस आपका दूर हो जाता है। सो स्ट्रेचिंग रिलीव स्ट्रेसिंग। जैसे आपने बोला कि डीप ब्रीथिंग लो, स्ट्रेच करो, है ना? बट सर मतलब कोई टफ पेपर आ जाता है, क्वेश्चंस मिल जाए, तो स्टूडेंट ना कैसे उसको हैंडल करे, बिना अपना पूरा एग्ज़ाम खराब किए? जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि अरे ये तो टफ क्वेश्चन था, इसकी वजह से मेरा बाकी क्वेश्चंस भी खराब हो गया। तो उस टाइम पे सर वो क्या करें? टफ की डेफिनेशन क्या है? जी। अ, दो तरह के टफ हो सकते हैं। एक हुँ, वो टफ जो हमने पढ़ा ही नहीं, या हमने राइट। जिस पर ध्यान दिया था हुँ, और उसका हुँ। कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं देखा, वो हमें टफ लगता है। राइट। सेकंड टफनेस होती है कि वो सवाल इतना घुमा फिरा के पूछा गया है कि हुँ। वो हमें समझ में नहीं आ रहा। यार मैंने इतनी अच्छी मेहनत करी, मैंने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा, सब कुछ किया, जी। लेकिन ये अजीब सा सवाल आ गया है। आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि हमारी टफनेस की डेफिनेशन क्या है। सेकेंडली, वो जो टफ क्वेश्चन है वो हो सकता है सबके लिए टफ है। जी, तो सर। अब सबके लिए टफ है, तो फिर तो हमें उस पर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। डू नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस विच सीम इम्पॉसिबल फॉर यू एट दैट टाइम। उन क्वेश्चंस को स्किप करके हमें पहले उनको करना चाहिए जिस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। ये जी। एक साइकोलॉजी है। हम भी आम तौर पे जिंदगी में अपनी पुरानी खराब चीजों को लेकर रोते रहते हैं, अरे वो हुँ, ऐसा हुँ। हुआ था, अब ऐसा हो गया, अभी मेरे साथ ही होता है। हम ये राइट। भूल जाते हैं वो चीज़ हो चुकी है, वो बीत गया है। जी, हम आज करने वाले हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है, हमें उस पर फोकस करना है। तो एग्जाम में भी आप ये सोचिए, अब ये आ तो गया है और मुझसे नहीं होगा, तो मैं इसको सोच के अपने आप को परेशान करूं, या मैं आगे बढ़ के जो आता है उसको करना शुरू करूं। एंड बिलीव मी, व्हाट आई हैव फेल्ट इन माय टीचिंग एक्सपीरियंस, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 3-4 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं और वो जी। सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसको हुँ। इमीडिएट छोड़ दीजिए। ओके। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 5 से 7 मिनट, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 मिनट। जी। अगर 5 से 7 मिनट ज्यादा लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, या आप इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, जी। आपको आंसर लिखने में भी 1-2 मिनट के बाद समझ में आया और क्या लिखूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें और क्या था, राइट। इमीडिएटली छोड़।
क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल बना है। आप उसको दिल पे मत लीजिए, ईगो पे मत लीजिए कि ऐसा कैसे मुझसे पूछ लिया जो मुझे नहीं आता। जी। बिल्कुल ईगो पे मत लीजिए, आप आगे बढ़िए। इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए या उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिस पे आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को ना कैसे बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं एग्जाम सीजन में बिना प्रेशर बढ़ाए, क्योंकि मैंने सर देखा है कि होता है ना एग्जाम जब आने लगते हैं तो मम्मियाँ भी बहुत ही परेशान होने लगते हैं, और जब बच्चा नहीं पढ़ता तो उनको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट सपोर्ट दे कैन गिव? साइकोलॉजिकली हम स्टूडेंट्स को इतना गाइडेंस दे रहे हैं अपने इन एपिसोड्स के साथ, आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू समथिंग, अ सीरीज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, सम एग्जैक्ट। एपिसोड पेरेंट्स ऑल्सो। उनको भी ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकली आप जो खुद स्ट्रेस ले रहे हैं अपने बच्चे की प्रिपरेशन की वजह से, जी। आई थिंक वो बच्चे के ऊपर डबल नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। क्योंकि राइट। आप स्ट्रेस में, एक्सपेक्टेशन में, आप बच्चे को बार बार बोलेंगे पढ़ाई कर ली नहीं कर ली, कितना पढ़ा, क्या हुआ, समझ में आ रहा है, कुछ हो रहा है तुझसे, कुछ हो पाएगा तुझसे। हम राइट। जितना ये करते हैं बच्चे के अंदर वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बढ़ने लग जाती है, उसको भी ये जी। समझ में आ रहा है शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे जी। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। आई थिंक ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को सबसे जरूरी है बच्चों के फूड हैबिट्स पे ध्यान रखना जी। और एक काम कंपोस्ट एनवायरनमेंट देना। जहाँ तक हो सके पेरेंट्स को अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ रखने चाहिए ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। क्योंकि वो जो कांस्टेंट टिंग 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 वो जो चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं मेंटली, वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग को हिट करती हैं। तो हम्म। आप अगर कोई टीवी में आपको कोई चीज़ देखनी है आप देखिए, आप अपने आप को मत रोकिए उन चीज़ों से, लेकिन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में देखें, आप बाहर कमरे में कम वॉल्यूम में वो चीज़ें देखें ताकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं हो। ये सब चीज़ें आई थिंक पेरेंट करते हैं, बट कॉन्स्टेंटली सवाल पूछ पूछ के आप बच्चे को ज़्यादा परेशान करते हैं, वो हमें राइट। नहीं करना है एज अ पेरेंट। हमें उसको ये रियलाइज कराना है आई एम विद यू, एफर्ट करो, रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा, बस तुम मेहनत करो, तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए तो वो मुझे बताओ। ये सपोर्ट देना और उसके ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना कि कॉन्स्टेंटली उसको हम ओवर ईट भी ना कराएं, हम उसको अनहेल्दी डाइट भी ना दें। हम उसका खाने का ध्यान रखें कि चलो अब सुबह उठ गए हो, पढ़ने बैठ रहे हो, ये थोड़े से एप्पल्स काट दिए खाओ, इनको खाते जाओ पढ़ते जाओ। उसके बाद थोड़ी देर बाद चलो अब ड्राई फ्रूट्स खा लो, चलो अब ये थोड़ा सा जूस बनाया है, ये पी लो। आई थिंक ये एक सटल तरीका है बच्चे को समझने का कि मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं, मेरी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, और मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं ये बोल बोल के, नैगिंग कर करके तुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुझे समझ में आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। एंड जी। पेरेंट्स शुड ऑलवेज टेल देयर किड्स, देयर वॉट, देयर सन डॉटर, कि जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, रिजल्ट जो भी आएगा हम तुम्हारे साथ हैं। जी ये सर। बीफ बच्चे में डालना पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। राइट सर। सर एज योर सेल्फ अ टीचर है ना, टीचर का क्या रोल होगा एग्जाम एंजाइटी कम करने में या एग्जाम एंजाइटी रिड्यूस करने में? सबसे ज़रूरी है, जैसे हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, जी। एक पहले, एक दिन पहले क्लास होती है मेरी, तो बच्चे कहते हैं सर कैसे होगा, बहुत मुश्किल हो रही है, समझ में नहीं आ हुँ। रहा। एंड आई हैव बीन, अच्छा ठीक है तुम्हें प्रॉब्लम है, एक बार बाहर आके मिलो। एंड जी। एज अ टीचर मेरा काम है सबसे पहली चीज़ अप्रोचेबल होना, एंड सेकंड थिंग एम्पैथेटिक होना, मतलब मैं जी। उनके लिए अवेलेबल हूँ ये उनको दिखे। एंड सेकेंडली मैं उनकी बात अच्छे से सुन के उनको सोल्यूशन दे सकूं, या हो राइट। सकता है solution ना भी दे सकूं, सिर्फ सुन लूं कि ओके ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके तो इसको ऐसा करो कि तुम है ना बहुत देर तक पढ़ रहे हो शायद, थोड़ा सा ये हुँ। पढ़ो थोड़ा सा वो पढ़ो, नहीं सर वो हो नहीं पाता हुआ ऐसे, ठीक है तो मैं सोल्यूशन नहीं दे पाया या मेरा सोल्यूशन उसके काम नहीं आ रहा, तो मैं उसको सिर्फ सुनूंगा कि ठीक है जी। तुम्हारी बात सही है और स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है, बट हमें कल पे फोकस करना है, हमें आज के लिए नहीं सोचना है। तो आई थिंक अप्रोचेबल एंड एम्पैथेटिक दोनों चीजें जब होती हैं देन वी आर अ ट्रू सपोर्टर फॉर एनी स्टूडेंट एज अ टीचर। एग्ज़ैक्टली सर, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया आपने। सर सर क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस एक्चुअली स्टूडेंट के लाइफ में बड़े चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है या नहीं? बिल्कुल मैम, आई थिंक जिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम लोग हैं हुँ, और हुँ। जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें चारों तरफ ये सुनने को मिलता है कि एआई जॉब्स ले लेगा, इतनी सब चीज़ें हो जाएंगी, उस टाइम पे हमारा दृढ़ संकल्प लेना, जी। जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस होना हमारे अंदर,
वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है, ये हमें उस कंपटीशन के लिए तैयार करता है। जी, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें बोला गया कि दुनिया में जितने भी सीईओज हैं उसमें 30% सीईओज इंडियंस हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दे आर वेरी रेजिलियंट बिकॉज दे कम फ्रॉम इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी। सिनेरियो, जहाँ पे उनके अंदर इतना रेजिलियंस, इतना पेशेंस, इतनी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज आ गई हैं। हुँ, उनका हुँ। टाइम मैनेजमेंट, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हम लोग जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, वो दुनिया में बहुत कम जगह पे लोगों को वो एनवायरनमेंट मिलता है बचपन से। आई थिंक जी, इट्स अ गुड थिंग। वी शुड नॉट टेक इट कि ये यार एक मेरे जीवन में ना बड़ा बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है बिकॉज ऑफ दिस, बट वी शुड एम्ब्रेस इट कि ये मुझे आगे की लाइफ के लिए तैयार कर रही है। तो इट्स अ जी। वेरी बिग पॉजिटिव थिंग। जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना इनसाइट शेयर किया, है ना? वैल्यूएबल इनसाइट पुट किया। आज हमें ये समझ आया है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस कोई मॉन्स्टर नहीं है, जिससे डरना चाहिए। ये एक सिग्नल है जो बताता है कि हमें आउटकम्स इम्पोर्टेंट लगता है, और अगर हम इसे प्रॉपर्ली मैनेज करें, तो ये पैनिक नहीं, प्रिपरेशन पुश बन सकता है। सो बिफोर सर वी क्लोज, क्या आप बता सकते हैं ऑडियंस को, या कोई मंत्रा या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन स्टूडेंट को जो एग्जाम फेस करने वाले हैं या एग्जाम अभी दे रहे होंगे? डेफिनेटली मैम, आई थिंक सबसे पहली चीज, एवरी स्टूडेंट हैज टू रियलाइज जी। एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ देयर जर्नी। ये हम्म। जो हमारी पूरी जर्नी है एकेडमिक्स की, उसमें ये सिर्फ एक पार्ट है। इससे आपकी वर्थ डिफाइन नहीं होती है। एग्जाम्स में नंबर लाना नहीं ला पाना, इससे कहीं पे भी आपको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इसके लायक हो, तुम इसके लायक नहीं हो। वो वर्थ हम खुद बनाते हैं। वो जी। कोई भी एग्जाम हमसे हमारी वर्थ नहीं छीन सकता। सो प्लीज, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ योर एकेडमिक जर्नी। जी सर। डोंट पुट टू मच ऑन इट कि मैं मतलब नहीं होगा तो क्या होगा। वो सवाल कभी भी अपने अंदर नहीं लाएं। बिलीव इन योर सेल्फ। Exactly, sir. Sir, and to our listeners, याद रखो, as sir has told कि exam are just a part of your journey, not your worth. माइंड को मैनेज करो, एफर्ट को मैनेज करो, और सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। ये था एबीसीडी बियॉन्ड क्लासरूम्स लर्निंग नेवर एंड विथ मी अमीशा। डोंट मिस आवर नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे व्हाई डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन टैलेंट। टिल देन, स्टे काम, स्टे स्मार्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर